हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा करंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और आज हम लोग 11वें प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे जो कि हमारे एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बुक से प्रकाशित किया गया है, जिसमें पिछले 1 वर्षों के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को संग्रहित किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिस सेट को। उससे पहले मैं बता दूं कि इसके पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले के जो 10 पीडीएफ हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, उससे जुड़ने के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस 11वें प्रैक्टिस सेट को। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। चंबा सुरंग, जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपको सबसे पहले तो ये याद कर ले कि चार धाम परियोजना ही संबंधित है उत्तराखंड राज्य से, तो इसलिए इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या है ये बिंदु, उसको समझते हैं। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर ऋषिकेश धासर रोड पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर एक लंबी सुरंग तैयार की है, जिसके कारण जो चार धाम की यात्रा है वो आसान हो गई है और सभी मौसम में इस यात्रा को किया जा सकेगा। ये चार धाम कौन कौन से हैं? तो गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ इसमें शामिल हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांवों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर जो है वो है बिहार राज्य। बिहार में चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत 14,000 करोड़ की 9 हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो भारत में लॉन्च की गई, जिसके तहत 46,000 तकरीबन गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है वो जोड़ने की योजना रखी गई है। तो यही जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने की योजना जो है वो हाल ही में जो घोषणा की गई सितंबर 2020 में, वो बिहार राज्य से संबंधित है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, जोजीबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीती हैं, वह किस देश से संबंधित हैं या किस देश की निवासी हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी ने साल 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। वह मिस इंडिया समेत दुनिया भर के 90 प्रतियोगियों को हरा करके उसने जो है ये खिताब जीता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा और दक्षिण अफ्रीका जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी और इस घोषणा के अंतर्गत जो है 66 शहरों का चयन किया गया, जिसमें 2 शहर भारत से चयनित किए गए। तो इस प्रश्न का अगर ऑप्शन ई होता तो हमारा सही ज़्यादा उत्तर ई होगा, क्योंकि हैदराबाद एवं मुंबई दोनों ही शहरों को जो है इस सूची में चुना गया है, जो कि गैस्ट्रोनॉमी शहर की सूची है। बात करें तो इसमें मुंबई को जो है चुना गया वो स्पेशली फिल्म यानी सिनेमा जगत के क्षेत्र के लिए, और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में जो है यह खिताब दिया गया है। यह सूची यूनेस्को द्वारा तैयार की गई है। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किन 2 देशों के बीच रोड ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो यह अपने तरह का एक नया अभ्यास था जो पहली बार किया गया है भारत का किसी देश के साथ। तो भारत का यह पहला नौसैनिक अभ्यास था भारत और कतर के बीच। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, भारत और कतर के बीच जो है रोड ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है। यह अभ्यास का आयोजन जो है वो कतर की राजधानी दोहा के पास किया गया। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 का खिताब जीत लिया है? तो ये जो फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन हुआ था, ये आयोजन जो है वो ब्राज़ील द्वारा जीता गया है। ब्राज़ील में ही इसका आयोजन किया गया था। ब्राज़ील ने फाइनल मुकाबले में मैक्सिको को 2-1 से हरा करके उसने जो है ये खिताब जीता। तो उप विजेता अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिको रहेगा, और अगर विजेता पूछा जाएगा तो ब्राज़ील रहेगा। ब्राज़ील ने ये खिताब जो है वो 4th टाइम यानी चौथी बार जो है इसे जीता है। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है?
तो भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 2025 तक जो है $50 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य जो है ये स्पेशली रखा गया है ऑप्शन डी इंडोनेशिया के साथ। क्या है ये मुद्दा, आइए जानते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने अगले 6 सालों में यानी 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी एवं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ जून 2019 में जो है एक बैठक हुई थी ओसाका में, जो G20 से संबंधित थी। इसी बैठक के दौरान हुई मुलाकात में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2025 तक जो है वो $50 बिलियन यानी $50 अरब तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाया जाएगा। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होने वाले हैं? तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक जो शुरुआत होगी वो होगी आपको फ्रांस में। आपको पता है कि प्रत्येक 4 वर्षों पे जो है ये ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 2 ओलंपिक होते हैं जिसमें मेन ओलंपिक को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तथा एक जो और ओलंपिक होता है उसको शीतकालीन ओलंपिक कहते हैं। इन दोनों ही खेलों के बीच यानी एक ओलंपिक आयोजन और दूसरे ओलंपिक आयोजन के बीच 4 वर्षों का गैप होता है। आपको पता है कि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होने वाला था, जिसे अब बढ़ा करके कोविड-19 के कारण 2021 में कर दिया गया है। यानी जापान में जो ओलंपिक होगा वो 2021 में होगा। 2024 में ये ओलंपिक खेल जो है वो फ्रांस में होगा, जबकि इसके आगे बढ़ते हुए 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा वो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। तो आप तीनों ही याद कर लीजिए, 2028 में जो है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में और पेरिस में जो है वो 2024 में फ्रांस में आयोजित होने वाला है। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये सही उत्तर जो है इसका है ऑप्शन बी, ये भागलपुर में बनाया जा रहा है। क्या है ये, आइए जानते हैं। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन में बनेगा। यहाँ घायल और बीमार कछुओं का इलाज किया जाएगा तथा कछुओं की प्रजाति को बचाने तथा इसको तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास जो है इसके माध्यम से किया जाएगा। तो कछुओं को बचाने एवं पर्यावरण की स्थिति के हिसाब से इसको बेहतर बनाने के लिए जो है इस तरह का अपने आप में पुनर्वास केंद्र स्थापित भागलपुर में किया जा रहा है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो बिहार के सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है गोगाबिल झील को। क्या है ये गोगाबिल झील, आइए जानते हैं। अगस्त 2019 में बिहार सरकार द्वारा कटिहार जिले में स्थित, तो सबसे पहले ये भी याद कर लीजिएगा कि ये किस जिले से संबंधित है, तो कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह एक प्रकार का गोखूर झील है जो कभी नहीं सूखता है और यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे इस श्रेणी के लिए यानी सामुदायिक रिजर्व के लिए चुना गया है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो जोक्वाविन फिनिक्स को दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार जो है जोकर फिल्म के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, हीरो के नाम के साथ साथ फिल्म का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके संबंध में और बता दें तो 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची जो है वो 92 ऑस्कर पुरस्कारों के अंतर्गत पेश किया गया, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के क्रम में दक्षिण कोरिया के फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया, जबकि जो क्वीन फिनिक्स को जो है जोकर के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया और रेनी जेलवेगर को जो है फिल्म जूडी के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई? तो बजट 2020 में मोदी सरकार ने देश के किसानों की आय को 2022 तक जो है दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि रेल और किसान उड्डयन योजना का जो है शुभारंभ किया और इस प्रकार की योजना से
आसानी से जो किसानों के उत्पाद है उसको बाजार में उपलब्ध कराया जा सके एवं उचित मूल्य दिलाया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए जो योजना चलाई गई है उसका नाम है कृषि उड़ान योजना। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है और चर्चित व्यक्ति है जिन्हें ये शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रघुराम राजन। इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीना ने भारतीय अर्थशास्त्री रघुराम राजन सहित 11 अर्थशास्त्रियों को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है। रघुराम राजन पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है? तो किस अफ्रीकी देश में खोला गया है? इसका सही उत्तर है नाइजर। नाइजर में ये खोला गया है। क्या है इस घटना के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। महात्मा गांधी की स्मृति में दक्षिण अफ्रीका देश नाइजर में भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी 2020 में नाइजर में अपनी विदेश यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की और पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले वो पहले विदेश मंत्री भी बन गए हैं। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 30,757 करोड़ रुपए जो है वो स्पेशली जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है आवंटित किया गया है। क्या है इसके पीछे का विषय, जानते हैं। लोकसभा में बजट पेश किया गया 2020-21 में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए तथा लद्दाख क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान किया गया। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जो है 5 अगस्त को संविधान के संशोधन के तहत 370 अनुच्छेद को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को विखंडित करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में इसका निर्माण किया और इसके निर्माण के पश्चात इसके विकास के लिए अतिरिक्त धन का आवंटन या अलग से बजटीय आवंटन किया है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के नाम से जो है घोषित किया गया है 2020 को। किसके द्वारा? तो UNO के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, गरीबी, आर्थिक विकास और स्थिरता पर स्वस्थ पौधों और जंगलों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2020 को इसे समर्पित कर दिया है। इसके लिए वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में घोषित किया गया है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो सबसे पहले जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस वेब पोर्टल की घोषणा की। इसका पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसे लॉन्च किया गया। इसके तहत जो है कोविड को मॉनिटर करने, इसके रिकॉर्ड को दर्ज करने का ये एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया। ये पोर्टल कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को संपूर्ण और व्यापक तरीके से कवर करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत MHRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो अक्टूबर 19 में जो है 2 कंपनियों को महारत्न कंपनी के रूप में चुना गया था और इसलिए ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा होगा। HPCL और PGCIL को जो है ये 2 महारत्न कंपनियों के रूप में चुना गया। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। अक्टूबर 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 इकाइयों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड PGCIL को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया, जिसके बाद महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़ करके 10 हो गई। इससे पहले इसकी संख्या कुल 8 थी।
महारत्न कंपनी का दर्जा वैसे कंपनियों को दिया जाता है जो पहले नवरत्न हो तथा औसत वार्षिक टर्नओवर जो है 3 वर्षों में कम से कम 25,000 करोड़ हो या उससे अधिक हो। इसके अलावा टैक्स देने के बाद इनका जो वार्षिक जो औसत लाभ है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। इतना होने के पश्चात ही उसे महारत्न का दर्जा मिल पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप महारत्न कंपनी के संबंध में तथा इसके 10 का नाम आप लोग कॉपी में जरूर नोट करके रखें। कभी भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन महारत्न नहीं है, इस तरह के प्रश्न। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित रही थी और ये एक चर्चित व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपने सुना होगा मेजर जी.डी. बख्शी, उनका नाम सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। तो जी.डी. बख्शी द्वारा ये लिखी गई है द सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या है ये? तो ये पुस्तक सरस्वती नदी के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास पर जो है प्रकाश डालती है, तो इसलिए ये चर्चित पुस्तक रही थी। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कृषि राज्य पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है 2019 के लिए? तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार को। ये काफ़ी चर्चित भी रहा है। क्या है ये? तो कृषि में बेहतर प्रगति करने के लिए बिहार को 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार मिला। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया और कृषि मंत्री ने बताया कि यह पुरस्कार कृषि रोड मैप 3 के तहत कृषि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए मिला है। आपको बता दें कि बिहार में कृषि रोड मैप तैयार किए गए हैं, जिसमें कृषि रोड मैप का अभी तीसरा चरण चल रहा है और ये तीनों चरणों के दौरान कृषि पर विशेष फोकस किया गया था। इसी के कारण कृषि राज्य पुरस्कार जो है वो बिहार को 2019 के लिए दिया गया है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण के लिए विधेयक पारित किया? मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ द्वारा हिंसा। जब कोई भीड़ किसी व्यक्ति पर हिंसा ग्रसित होकर के उसकी हत्या कर देता है तो उस घटना को हम लोग मॉब लिंचिंग कहते हैं। इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राजस्थान की विधानसभा द्वारा जो है एक कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा किसी भी प्रकार से भीड़ हिंसा पर जो है मॉब लिंचिंग के तहत दोष लगाया जाएगा और उन्हें आजीवन कारावास या 1 से 5 लाख रुपए की जुर्माना, साथ ही साथ मौत की सज़ा तक दी जा सकती है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? तो अक्टूबर 2019 में जारी रेलवे के स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान के 3 रेलवे स्टेशनों जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुर को शीर्ष स्थान मिला है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे स्वच्छ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न। भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लोकपाल के संबंध में आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी चर्चित भी रहा था। तो लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है, ये तो आप जानते ही हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत के पहले लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष चुने गए हैं, ये तो सही है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल की नियुक्ति न्यूनतम आयु जो है वो 45 वर्ष होगी, यानी लोकपाल के जो सदस्य या अध्यक्ष होंगे उनकी मिनिमम एज जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। तो इसका जो गलत उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अन्य तीनों जो है वो सही है। क्या है इसके विषय में चलिए हम लोग जानते हैं। लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। इस 8 सदस्यों में से 4 सदस्य जो है वो न्यायिक क्षेत्र से होते हैं तथा 4 सदस्य जो है वो गैर न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और इस प्रकार से 8 सदस्यों की ये संस्था और एक अध्यक्ष होते हैं। इसमें लोकपाल अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है, जबकि अन्य सदस्य जो होते हैं उनको शपथ जो है वो अध्यक्ष द्वारा दिलाया जाता है। तो यही कारण है कि ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा बताया जा रहा है। अन्य तीनों कथन जो है वो सही है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? और काफ़ी चर्चित रही थी कृष्णा सोबती जी, और
इन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2015, 16, 17, 18। किस वर्ष के लिए मिला था? तो इसका सही उत्तर है 2017 के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए उनके विषय में जानते हैं। कृष्णा सोबती को साल 2017 में साहित्य क्षेत्र का सबसे प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा कृष्णा सोबती पद्म भूषण, व्यास सम्मान आदि से भी सम्मानित रहे थे और साहित्य क्षेत्र की एक प्रमुख जानी मानी हस्ती थी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको ये ध्यान रखना है क्या पूछा जाता है, कौन सही है या नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। 19वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया। 20वां SCO शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा। SCO में सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इसका जो गलत उत्तर है वो है ऑप्शन डी कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, जबकि भारत इसका सदस्य देश है। तो अब आइए जानते हैं इसके विषय में क्या है SCO। SCO एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो सबसे पहले ये याद कर लेंगे, इसकी स्थापना संघाई में हुई थी और इसका नाम दिया गया था उस समय संघाई 5, क्योंकि इस 5 देशों ने मिल करके, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल थे। बाद में वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया और इसे संघाई 5 की जगह SCO नाम दिया गया। बाद में पुनः जो है इसमें 2017 में, इसे याद रखेंगे कि 2017 में भारत एवं पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए और इस तरह से 6 सदस्यों से बढ़ करके इसकी कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई। तो वर्तमान में SCO में 8 सदस्य देश है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या है? तो विश्व की जनसंख्या रिपोर्ट जो है वो 2019 लॉन्च की गई थी और इसके तहत जो भारत की जीवन प्रत्याशा बताई गई है वो 69 वर्ष बताई गई है। आइए जानते हैं इसके विषय में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत में कुल जनसंख्या 1.2 की औसत से जो है वार्षिक वृद्धि दर हुई है और भारत की जनसंख्या अभी लगभग 1.36 अरब हो गई है, जो कि चीन के वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत में जीवन प्रत्याशा की बात करें, जीवन प्रत्याशा से संबंधित होता है औसत आयु, यानी आपको जीवन प्रत्याशा का मतलब हो गया औसत आयु, एक व्यक्ति का औसत आयु क्या है, जो कि 69 वर्ष निकाला गया है 2019 में। कुछ पुराने आंकड़े देख ले तो 1969 में भारत की औसत आयु मात्र 47 वर्ष थी, 1994 में यह 60 वर्ष थी और 2019 में स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने के कारण औसत आयु बढ़ करके 69 वर्ष हो गई है। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया? ये काफ़ी चर्चित भी रहा था और इसे नाम दिया गया था तेजस एक्सप्रेस। तो ये जो उत्तर है इसका, ये है तेजस एक्सप्रेस, इसका सही उत्तर है। जानते हैं इसके विषय में। तो अक्टूबर 2019 में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से लेकर के दिल्ली के बीच चलाई गई। यह देश की पहली प्राइवेट ट्रेन रही और इसका जो संपूर्ण संचालन है वो IRCTC के माध्यम से ही होगा, लेकिन ये प्राइवेट ट्रेन रही और देश में पहली बार कॉरपोरेट ट्रेन चलाई गई है, जिसमें विमानों जैसी सुविधाएं जो है देने का प्रयास किया गया है। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने उजाला क्लिनिक को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुपोषण और एनीमिया की शिकायत को दूर करना है। इसकी प्रारंभिक शुरुआत 2014 में हुई थी, पुनः इसे शुरू किया जा रहा है। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है? तो पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा देने वाला देश बन गया है सऊदी अरब। क्या है जानते हैं इसके बाद। सऊदी अरब ने विदेशी पर्यटकों को लुभाने तथा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा टूरिस्ट से जो है पैसा कमाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा जो है प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे सऊदी अरब के पर्यटन के माध्यम से उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर।
हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लगाने वाला जो है विश्व का पहला शहर बन गया है? तो जो पॉल्यूशन पे टैक्स लगता है उसको लगाने वाला ब्रिटेन का लंदन शहर जो है वो सबसे पहला शहर बन गया है। ब्रिटेन का लंदन शहर हफ्ते में 7 दिन वायु प्रदूषण पर शुल्क लगाने वाला पहला देश बन गया है। इसका कारण ये है कि वो अपने शहर को कम प्रदूषित करना चाहता है तथा टैक्स के कारण जो है जो प्रदूषण रहित गाड़ियां हैं उनको बढ़ावा देना चाहता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में जो है भारत को दूसरी बार निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया था। तो इस तरह से जो अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं। फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हरा करके जीता? तो फीफा ने महिलाओं का जो विश्व कप हुआ था वो 2019 में आयोजित हुआ था, उसको जीत लिया था। यह इसका 8वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है वो फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में पहली बार इसकी मेज़बानी की थी। कुल 24 टीमों ने इसमें भाग लिया था और अमेरिका ने इस पुरस्कार को जो है वो नीदरलैंड को फाइनल मुकाबले में हरा करके जो है जीत लिया है। इसके अलावा बता दें तो फीफा महिला विश्व कप का 2023 का मेज़बानी जो है चूँकि 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है तो 2023 की मेज़बानी जो है वो संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को दिया जा रहा है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब सरकार ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कार्यक्रम को देखते हुए महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। सऊदी में प्रिंस सलमान ने सत्ता संभालने के बाद जो है महिलाओं को लेकर के कई घोषणाएं की हैं, जैसे वो स्टेडियम में जा सकती है, उन्हें सामूहिक जगहों पर घूमने का अधिकार एवं सेना में जाने का अधिकार, ड्राइविंग करने का अधिकार जैसे कई अधिकार जो है महिलाओं को देने शुरू किए हैं। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्कर्ष 2022 योजना जो है वो किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, रिजर्व बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्या है इसे जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 3 वर्षीय रोड मैप को फाइनलाइज किया है जिसे उत्कर्ष 2022 नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक के रेगुलेशन तथा पर्यवेक्षण में सुधार करना है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तथा इसे 1949 में जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और बात करें वर्तमान में आरबीआई गवर्नर की, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, वेल्स, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चूँकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स में भी इसका आयोजन किया गया था और इसीलिए अगर आपको बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न इस तरह का पूछेगा तो ऑप्शन ई जो है वो सही हो जाएगा। इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि क्रिकेट के 12वें वर्ल्ड कप का जो आयोजन था वह इंग्लैंड तथा वेल्स में संयुक्त रूप से किया गया था जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये खिताब जीत लिया। 36वें प्रश्न की ओर आते हैं। अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है। क्या है ये जानते हैं इसको। ये वो स्मारक है जो 69 साल पहले जो है फ्रांस की एक मौबला पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर दुर्घटना में मरे लोगों की याद में बनवाया गया। इसके अलावा 1966 में भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके नाम का जिक्र भी इस स्मारक पे किया गया है। 37वें प्रश्न की ओर आते हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान राज्य को दिया गया है। क्या है इसको जानते हैं। राजस्थान के मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 का विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता।
यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विभाग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार सिंह को भी दिया गया। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो आपको पता है कि जो बजट पेश होता है उससे जस्ट पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में जो विकास दर्ज की गई वो 2.8% दर्ज की गई है। तो 2.8% दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें उद्योग क्षेत्र की, तो उद्योग क्षेत्र में 2.5% दर्ज किया गया है। सेवा क्षेत्र में बात करें तो सेवा क्षेत्र में 6.9% दर्ज किया गया है। जबकि अगर बात करें ये तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान की, तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.5%, उद्योग क्षेत्र का 28.3% और सेवा क्षेत्र में 55.3% है। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री आंचल योजना जो है ये शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर जो है वो उत्तराखंड है। क्या है ये जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना लॉन्च की है। मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह भर में 2 बार 100 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है दूध के पोषक तत्वों तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में आई फानी या फोनी नामक चक्रवात जो है वो किस राज्य में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला रहा, यानी इसने किस राज्य को बुरी तरह से तहस नहस किया? इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के तटों पर फोनी चक्रवात जो है काफ़ी प्रचंड गति से आया और इसने पूर्वी तट को जो है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और जिसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है सांप। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया? तो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित रिपोर्ट जो है वो दिया गया है अनूप सतपथी द्वारा ये दिया गया है। ये इन्हीं की कमेटी थी, इन्हीं के नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिस गठन का नेतृत्व जो है वो डॉक्टर अनूप सतपथी के द्वारा किया गया। 2017 को एक विशेष समिति ये गठित की गई थी, जिसने फरवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख लिया है? तो ये जो बदलाव किया गया है, ये बदलाव किया गया है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये बदलाव किया गया है। क्या है ये? तो जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर लिया है। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है साइमन टफेल। साइमन टफेल कौन है? तो ये एक क्रिकेट क्षेत्र के काफ़ी नामचीन एम्पायर रहे हैं और विश्व के नंबर 1 एम्पायर भी माने जाते रहे हैं। तो साइमन टफेल जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फाइंडिंग द गैप्स। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। हमारा 44वां प्रश्न है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो 33वां जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये दिया गया है स्पेशली ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 2019 में प्रतिष्ठित 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार की घोषणा की गई। यह वर्ष पुरस्कार साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी क्षेत्र के काव्य आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हाल ही में वहाँ हुए चुनाव में जो है मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए और उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। 46वें प्रश्न की ओर आते हैं। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जो भारतीय नौसेना का मिलन 2020 रहा, ये अभ्यास किया गया विशाखापट्टनम में। तो इस सबसे जो इसका सही उत्तर है वो है विशाखापट्टनम। यह एक सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास के लिए भारत के साथ रक्षा सहयोग साझा करने वाले देश दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच 41 देशों को आमंत्रित किया गया। मिलन का अर्थ है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, यानी कई देशों के नौसेनाएं मिल करके इस अभ्यास को करती हैं। तो इसमें कुल 41 देशों को आमंत्रित किया गया था।
आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? तो सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन, और यही इसका जो है थीम था, स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन, यानी ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष जो है इसका जो थीम था वो था मृदा प्रदूषण रोको, यानी स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। युवा श्री अर्पणा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल द्वारा ये शुरू की गई है। क्या है ये? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवा श्री योजना या अथवा युवा श्री अर्पणा योजना लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। उद्यमशीलता का मतलब होता है कि नए रोजगार करने के प्रति उनमें जो है टेक्निक या कला का विकास करना, या जोखिम लेने की क्षमता का विकास करना, ताकि वो नए रोजगार सृजन कर सकें। 49वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि जो एक चाय का पौधा होता है जिसमें पत्तियां होती हैं, तो जो सबसे ऊपर की पत्तियां होती हैं वो सिल्वर कलर की, थोड़े से वाइट कलर की, फिर उसके नीचे के हल्के ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर वो कुछ कम ग्रीन, इस तरह से एक पौधे में कई कलर के पत्ते जो है वो चाय के पत्तों को देखा जाता है। तो इन्हीं पत्तियों के लिए अलग अलग टी बनाया जाता है। जैसे ऊपर के पत्तों को ले लेते हैं तो वो एक तरह का सिल्वर टी बन जाता है, फिर वाइट वाला रहता है तो वाइट टी बन जाता है। जो प्योर ग्रीन होते हैं उनसे ग्रीन टी बनाए जाते हैं, और जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उनसे जो है वो काली चाय बनाई जाती है। तो इस तरह से एक ही पेड़ से जो है कई प्रकार के पत्ते यूज करके उन्हें ग्रीन टी, वाइट टी आदि में बदल दिया जाता है। तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है के पहाड़ी क्षेत्र के ग्रीन और वाइट चाय को जो है हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। किस राज्य में देश का पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। क्या है ये जानते हैं। चेन्नई कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु में देश का पहला अवशिष्ट लेन देन पोर्टल मद्रास वेस्ट एक्सचेंज की शुरुआत की है। इसमें नगर पालिका ठोस अवशिष्ट ऑनलाइन खरीदने और बेचने की सुविधा दे रही है, यानी ऑनलाइन ही आप अपने कचरे को खरीद या बेच सकते हैं, ताकि अवशिष्टों का जो है पोर्टल के माध्यम से भी निपटारा किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये श्रृंखला 11वीं श्रृंखला आप लोगों को पसंद आई होगी, और 25 दिन 25 श्रृंखला में आप सभी को जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जुड़े पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं आइए देखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप जो है टेलीग्राम चैनल को ऐप को जो है डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है इसे ओपन करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च बटन में जैसे ही जा करके आप एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ सर्च करेंगे, आपको जो है हमारा चैनल दिख जाएगा। तो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ ये हमारे चैनल का नाम है, और एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ पर अभी हमारी एक नई श्रृंखला शुरू हुई है जिसमें सुबह और शाम जो है होमवर्क सीरीज़ कराए जा रहे हैं। आइए बताते हैं उसके विषय में। ये जो होमवर्क सीरीज चलाए जा रहे हैं ये मॉर्निंग में जो है आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो के लिंक और वीडियो से जुड़ा हुआ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे एवरीडे, ये मॉर्निंग में दिया जाएगा। इसके अलावा इवनिंग में जो है आपको जो है राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित टेस्ट शुरू किया गया है, इसके भी लिंक और इसके पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं बीपीएससी, एसआई है या अदर पीसीएस के एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी। 2 महीने इसको फॉलो करेंगे तो आपके सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा और किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठाने में आप सफल रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे करंट से रिलेटेड जो वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर अपलोड होते हैं उसके लिंक और उसके पीडीएफ भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी पुराने पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और हमारे चैनल और हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी यहाँ पर आपको निरंतर दी जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जो है ये 2,05,000 से अधिक जो एडुटेरिया चैनल में जुड़े हुए सदस्य हैं इसमें जुड़ जाइए, और इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले होमवर्क सीरीज और अदर सुविधाओं का जो है वो फ़ायदा उठाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, यूट्यूब एवं टेलीग्राम में हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।